राधे राधे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो हम एम लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी का 7th एडिशन कंटिन्यू कर रहे हैं। ये हमारा 5th चैप्टर है लक्ष्मीकांत का, द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, अब ये जो हमारा है वो लास्ट पार्ट है प्रियम्बल का, यहाँ से प्रियम्बल खत्म हो जाएगा। ओके, तो अभी तक हमने प्रियम्बल में क्या देखा। हमने प्रियम्बल में सबसे पहले प्रीलिम्स के कुछ क्वेश्चंस देखे 10 ईयर्स के, फिर मेंस के कुछ क्वेश्चंस देखे कि प्रियम्बल में पूछा क्या क्या जाता है। फिर हमने ये देखा कि जो की टर्म्स हैं उनको थोड़ा सा डिटेल में हमने कवर किया, चाहे वो डेमोक्रेटिक हो, चाहे वो सोवरेन हो, सोशलिस्ट हो, सेकुलर हो, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, इन सारे की टर्म्स को हमने डिटेल में कवर किया। अब हम पढ़ने वाले हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रियम्बल, कि प्रियम्बल का सिग्निफिकेंस क्या है। आपने ये देखा था जब हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे कि इस क्वेश्चन को मेंस में एज इट इज पूछा गया है, सिग्निफिकेंस ही बताना है हमें प्रियम्बल का। तो इसको हम थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं। देखिए, सिग्निफिकेंस मतलब क्या अर्थ क्या है, क्या ज़रूरत क्या थी प्रियम्बल की। तो ये एक बेसिक फिलॉसफी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। प्रियम्बल में क्या गिवन है, प्रियम्बल में संविधान की फिलॉसफी गिवन है ना। कि जैसे हम वहाँ प्रियम्बल में हम क्या बात कर रहे हैं, लिबर्टी की बात कर रहे हैं, है ना, इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, फ्रेटर्निटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक टाइप से फिलॉसफी है हमारे संविधान की, बेसिक फिलॉसफी कि इंडिया में क्या चाहिए था, लिबर्टी चाहिए, इक्वालिटी चाहिए, फ्रेटर्निटी चाहिए, है ना, इंडिया सोवरेन होना चाहिए, सेकुलर होना चाहिए। तो ये फिलॉसफी है। ओके, बेसिक फिलॉसफी है। ठीक है, तो प्रियम्बल में क्या चीजें गिवन है, बेसिक फिलॉसफी गिवन है संविधान की। ओके, नाउ फंडामेंटल वैल्यूज भी हैं कुछ, किस टाइप के, चाहे वो पॉलिटिकल हो, मोरल हो या रिलीजियस हो। अब फंडामेंटल वैल्यूज क्या होंगी, जैसे पॉलिटिकल की अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल में क्या आ जाता है कि इक्वालिटी होनी चाहिए, है ना। इक्वालिटी एक फंडामेंटल वैल्यू है, पॉलिटिकल वैल्यू। ओके, किसी भी हम पॉलिटिकल राइट की बात करें, चाहे वो वोटिंग राइट हो, चाहे इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करने की बात हो, तो उसमें इक्वालिटी का होना जरूरी है, ये फंडामेंटल है। ओके, मोरल वैल्यूज की हम बात करें अगर, तो डिग्निटी, ओके, विमेन की डिग्निटी जरूरी है, इंडिविजुअल की डिग्निटी जरूरी है, ये मोरल वैल्यूज होनी चाहिए। रिलीजियस फैक्टर्स की बात करें तो फेथ की हम बात करते हैं, वर्शिप की बात करते हैं, तो ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है फंडामेंटल वैल्यूज को। ओके, और ये सारी चीजें कहाँ गिवन है, तो ये सारी चीजें आपकी प्रियम्बल में गिवन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये नोबल विजन है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो संविधान बना रही थी, वो क्या चाहती थी, उसका विजन क्या था, उसे कैसा संविधान चाहिए था। तो उसे वैसा ही संविधान चाहिए था जैसा कि प्रियम्बल में गिवन है। कैसा, एक ऐसा संविधान जहां पर देश या हमारी जो कंट्री है, जो इंडिया है, वो सोवरेन हो, वो खुद के डिसीजन खुद से ले सके। एक ऐसा संविधान हमें चाहिए था जो देश में लिबर्टी दे सके, फ्रीडम को मेंटेन रख सके, इक्वालिटी को मेंटेन रख सके, डिग्निटी को मेंटेन रख सके। एक ऐसा संविधान चाहिए था हमें जो लोगों को ये सारे राइट्स प्रोवाइड कर सके, है ना, इंश्योर कर सके कि लोगों तक ये चीज़ें पहुंचेंगी, लोगों को पावरफुल बना सके। तो ये विजन था हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, और हमने वही किया। तो प्रियम्बल से क्या झलक रहा है, प्रियम्बल से हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का नोबल विजन झलकता है कि वो चाहते क्या थे, वो किस तरह का संविधान चाहते थे। ओके, सो नेक्स्ट है ड्रीम एंड एस्पिरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। अब जो संविधान बना रहे थे, मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो चाहे पंडित नेहरू जी हों, चाहे वो सरदार पटेल जी हों, चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हों, चाहे कोई भी हो, हर वो व्यक्ति जो संविधान सभा में उस वक्त बैठा था और संविधान को डिस्कस कर रहा था, हर वो व्यक्ति जो उस 2 साल 11 महीने 18 दिन में वहां प्रेजेंट था, वो चाहता क्या था, उसका सपना क्या था, उसके एस्पिरेशंस क्या थे। तो एक ऐसा इंडिया बनाना जहां पर ये बेसिक वैल्यूज हों, है ना, एक ऐसा संविधान बनाना जहां पर इंडिया में लोग मिलजुल कर रह सकें, कोई लड़ाई झगड़े ना हो, रिलीजन से ऊपर उठकर काम कर सकें, कास्ट से ऊपर उठकर काम कर सकें, जेंडर से ऊपर उठकर काम कर सकें। ड्रीम तो उनका यही था ना, यही रीजन था कि उन्होंने इतना वक्त दिया इस संविधान को बनाने के लिए ना। और ये चीजें कहाँ से दिखती हैं हमें, तो ये चीजें हमें दिखती हैं प्रियम्बल से। ठीक है, नाउ अगर हम कुछ लोगों की बात करें जो उस टाइम पर वहाँ थे, या अगर हम और लॉयर्स की बात करें, और भी कई लोगों ने कई सारी टिप्पणियां दी हैं हमारे प्रियम्बल पे, तो यहाँ पर हम एक एक करके देख लेते हैं। तो सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर,
जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ही एक मेंबर थे, उन्होंने बोला कि जो प्रियम्बल है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो वही एक्सप्रेस कर रहा है जो हमने सोचा या जो हमने इतने टाइम से सपना देखा। जिस चीज़ का सपना हमने इतने वक्त से देखा, जिस चीज़ को हमने इतने वक्त से सोच कर रखा कि हम ऐसा चाहेंगे, हम इंडिया में ये चाहते हैं, हमारा प्रियम्बल वही दिखा रहा था। ठीक है, हम इंडिया को एक खूबसूरत कंट्री बनाना चाहते थे, ऐसी खूबसूरत कंट्री जहाँ पर हार्मनी हो, जहाँ पर ब्रदरहुड हो, जहाँ पर डिग्निटी मेंटेन रहे लोगों की, जहाँ पर यूनिटी मेंटेन रहे। तो प्रियम्बल भी वही बात कर रहा था। ओके, PM मुंशी जी कहते हैं, ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर ही थे। इन्होंने बोला कि जो प्रियम्बल है ना, वो हॉरोस्कोप है ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये हमारे इंडिया का हॉरोस्कोप है। हॉरोस्कोप क्या होता है? राशिफल बताता है ना हमारा। राशिफल में क्या होता है कि हमारा फ्यूचर ऐसा होगा, है ना, कल हमारा ऐसा जाएगा, आने वाले हमारे एक हफ्ता ऐसा जाएगा ना, एक वीक ऐसा जाएगा, या आने वाला हमारा एक मंथ ऐसा जाएगा। तो हॉरोस्कोप यही बताता है। तो यहाँ पर ये है कि प्रियम्बल भी जो है वो हमारी कंट्री का हॉरोस्कोप है। प्रियम्बल में जो वर्ड्स गिवन थे, जैसे आपका हो गया सोवरेन हो गया, तो प्रियम्बल हमें ये बता रहा था कि हमारी कंट्री सोवरेन रहेगी, हमारी कंट्री आने वाले वक्त में खुद के डिसीजंस खुद से लेगी, कोई भी कंट्री उस पर अपना दबाव नहीं बना पाएगी, है ना। प्रियम्बल में अगर ये वर्ड लिखा हुआ है कि ये सोशलिस्ट है ना, हमारा संविधान सोशलिस्ट है, संविधान में सोशलिस्ट टर्म मेंशन है या प्रियम्बल में मेंशन है, तो वो इसलिए ना कि वो दिखा रहा है कि आने वाले वक्त में जो हमारी कंट्री होगी, जो हमारी कंट्री के लोग होंगे, वो सोशलिज्म को फॉलो कर रहे होंगे, या हमारी कंट्री में हर तबके के व्यक्ति को सुविधाएं मिलेंगी। ठीक है, सामाजिक सोशलिस्ट का मतलब ही यही होता है ना। ठीक है, सोशलिस्ट का मतलब ही यही होता है। ओके, सो नेक्स्ट अगर हम बात करें पंडित ठाकुर दास भार्गव की, इन्होंने बोला कि प्रियम्बल जो है ना वो मोस्ट प्रेशियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ये बहुत ही कीमती भाग है हमारे संविधान का, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये बहुत कुछ बताता है हमारे संविधान के बारे में, है ना। चलिए, और ये बोलते हैं कि ये सोल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये हमारे संविधान की आत्मा है। प्रियम्बल जो है हमारे संविधान की आत्मा है। ये किसने बोला है? ये पंडित ठाकुर दास भार्गव ने बोला है। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, आर्टिकल 32 को भी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, लेकिन ये बोला था डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। ठीक है, अम्बेडकर जी ने बोला था ये, तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। आर्टिकल 32 को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने बोला, और प्रियम्बल को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला? पंडित ठाकुर दास भार्गव जी ने। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं, हो सकता है PCS लेवल में आए, UPSC लेवल में अगर नहीं आ रहा है, लेकिन ये जानना आपके लिए जरूरी है। ओके, नाउ बोला गया कि इट इज अ की टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये की है ना, चाबी है हमारे संविधान की। यहाँ से हम संविधान के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। संविधान जो है हमारा, वो उस तक हम प्रियम्बल से ही पहुँचते हैं, है ना, प्रियम्बल के की टर्म से ही पहुँचते हैं, और प्रियम्बल ही हमारे संविधान की आत्मा है ना। प्रियम्बल में ही हर वो चीज़ है जो हमें बताती है, हर वो प्योर चीज़। जैसे इंसान होता है ना, इंसान की आत्मा क्या करती है? इंसान की आत्मा इंसान को गाइड करती है ना। कभी जैसे मान लीजिए कोई आप वर्क करने चले, तो आपके अंदर से एक आवाज़ आएगी कि नहीं, ये नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आत्मा आपकी धिक्कार रही होती है। वो जो अंदर की वॉइस है वो बोलेगी कि नहीं, आपको ये नहीं करना है, तो वो कहीं ना कहीं आपको गाइड कर रही है। तो उसी तरह से हमारा प्रियम्बल भी है। प्रियम्बल क्या है? वो हमारे संविधान का सोल है, आत्मा है उसकी। अगर कुछ मान लीजिए आने वाले टाइम पे कोई लॉ गड़बड़ जा रहा है, या संविधान में क्या क्या है वो हमारा प्रियम्बल बता देता है, वो उस चीज़ को गाइड कर रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, नाउ इट इज़ अ ज्वेल सेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। ये हमारे संविधान को खूबसूरत बनाता है, ज्वेल सेट है ये, है ना। ये ज्वेलरी का काम करता है संविधान के लिए। ओके, क्यों? क्योंकि इसमें जो वर्ड्स हैं वो कीमती हैं, है ना। ओके, नाउ इट इज अ प्रॉपर यार्ड स्टिक विद विच वन कैन मेजर द वर्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक यार्ड स्टिक है। यार्ड स्टिक क्या होती है? एक ऐसी स्टिक जिससे हम मेजर कर सकते हैं किसी चीज़ को कि वो कितना है ना? तो ये एक ऐसी यार्ड स्टिक है जो हमारे संविधान की वर्थ को मेजर कर सकता है कि संविधान कितना वर्दी है हमारे लिए, है ना, कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ओके, चलिए
अब सर अंस बारकर कहते हैं कि दैट इट इज की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक की नोट है, या हम बोल सकते हैं ये एक समरी है हमारे संविधान की। ये बताता है ना, यहाँ से हम अगर इसको पढ़ लें, प्रियम्बल को पढ़ लें, तो हमें समझ में आ जाता है कि संविधान में है क्या क्या, है ना। और इन्होंने क्या किया, इनकी जो एक बुक थी प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, इसमें भी इसकी ओपनिंग में, इस बुक की ओपनिंग में इन्होंने इसको कोट कर दिया हमारे प्रियम्बल को। ओके ओके, अब जो एम हिदायतुल्लाह थे, ये फॉर्मर चीफ जस्टिस थे इंडिया के, तो इन्होंने बोला दैट प्रियम्बल जो है ना वो दिखाता है डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ यूएसए को, यूएसए की इंडिपेंडेंस को वो डिक्लेयर करता है, बट इट इज़ मोर देन अ डिक्लेरेशन। एंड ये भी बोलते हैं कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोल है, प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सोल है। ओके, विच लेज डाउन द पैटर्न ऑफ फॉर सोसाइटी, पॉलिटिकल सोसाइटी, जो बताता है कि हमारी इंडिया की पॉलिटिकल सोसाइटी कैसी है। एंड ये एक सोलन रिजॉल्व है, ये एक दृढ़ निश्चय की बात करता है, एक ऐसा दृढ़ निश्चय जो एक रेवोल्यूशन की तरह है, एक ऐसा रेवोल्यूशन जो ऑल्टर किया जा सके। ओके, चलिए अब हम अगर बात करें कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा है। और देखो, अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान का हमें पता है कि वक्त के साथ उसे हम अमेंड कर सकते हैं, है ना, क्योंकि टाइम के साथ हो सकता है कुछ नए आर्टिकल्स हमें ऐड करने पड़े, या हो सकता है कोई ऐसा आर्टिकल हो जिसे हमें हटाना पड़े, तो ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को हम ऐसा कर सकते हैं, बट क्या प्रियम्बल को उसके साथ हम ऐसा कर सकते हैं? और अगर प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का तभी हम ऐसा कर सकते हैं, और अगर पार्ट नहीं है तब हम क्या करेंगे? अब यहाँ पर जो सबसे पहला मुद्दा उठा वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ही उठा था, क्योंकि हुआ क्या था, जब पूरा संविधान बनकर तैयार हो गया ना, उसके बाद प्रियम्बल बना। ऐसा क्यों था कि ये ऐसा था कि जैसे मान लीजिए आप एक बुक रखी है आपके पास, है ना, वो आपने बुक पढ़ी पूरी, ठीक है, अब उस बुक को, जैसे लक्ष्मीकांत ही है, जब आप पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ जाएंगे ना, उसके बाद उसको समराइज कर पाएंगे, है ना, एक समरी बना पाएंगे उसकी। तो जो प्रियम्बल है वो एक समरी टाइप है। तो समरी कब बनेगी? जब आप उस बुक को, पूरी बुक को पढ़ लेंगे, तभी तो आप समरी क्रिएट कर पाएंगे ना। समरी का मतलब ही वही होता है। तो यहाँ वही हुआ, पूरा संविधान जब बनकर तैयार हो गया था तब हमने एक समरी बनाई कि हमने इस संविधान में किया क्या है, हमने इस संविधान में बताया क्या है, किस बारे में हमने बात की है, और वो सारा हमने प्रियम्बल में लिख दिया। ठीक है, तो मुद्दा ये उठा कि क्या प्रियम्बल भी पार्ट है संविधान का? तो उस टाइम पे एक मोशन आया हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो राजेंद्र प्रसाद जी थे वहाँ पे, उन्होंने ये बात उठाई कि क्या ऐसा है, तो सबने, कई लोगों ने उसके फेवर में वोट किया और फाइनली वो मोशन पास हो गया। ठीक है, तो फाइनली ये हो गया कि जो प्रियम्बल है ना वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ओके, अब उसके बाद अगर हम बात करें तो ये बेरूबरी केस में ये फिर से यही मुद्दा उठा है 1960 में कि क्या प्रियम्बल हमारे संविधान का पार्ट है कि नहीं है। और उसके बाद केशवानंदा भारती में भी यही मुद्दा, फिर LIC इंडिया केस में भी यही मुद्दा उठा। मतलब पहला तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, फिर 1960, 1973 और 1995 में। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इन सारे केसेस को। देखिए, बेरूबरी यूनियन का जो केस था, ये एक्चुअली केस था एक एरिया को लेके या एक टेरिटरी को लेके, जिसका इंडिया और जो अभी का बांग्लादेश है उस, वो पहले का पाकिस्तान हुआ करता था, ईस्ट पाकिस्तान, उसके साथ एक डिस्प्यूट था। ठीक है, वो डिस्प्यूटेड एरिया कहलाता था बेरूबरी। ओके, तो उसको लेकर एक केस हुआ, सुप्रीम कोर्ट गया, तो सुप्रीम कोर्ट में उस टाइम पे प्रियम्बल के बारे में भी कुछ जजमेंट आया। उसमें बोला गया कि प्रियम्बल जो है ना वो जनरल पर्पस बताता है हमारे संविधान का। प्रियम्बल बताता है कि हमारा उद्देश्य क्या था, हम चाहते क्या थे अपने संविधान से। ठीक है, कि हम जस्टिस चाहते थे, हम लिबर्टी चाहते थे कि लोगों को लिबर्टी मिले, लोगों को के बीच में फ्रैटर्निटी हो। ठीक है, तो ये जनरल पर्पस था एक हमारे संविधान का। एंड ये भी बताता है कि ये की है टू द माइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। प्रियम्बल को पढ़कर हम अभी जो उस टाइम पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जो हमारा संविधान बना रहे थे, उनके मन को हम जान सकते हैं, है ना। हम प्रियम्बल को पढ़कर ये जान सकते हैं कि उस टाइम पे जो लोग संविधान बना रहे थे वो चाहते क्या थे। यही तो है ना, जैसे यहाँ पर प्रियम्बल में बात की गई लिबर्टी की, तो हम ये जान सकते हैं कि भाई उस टाइम पे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो देश के लोगों को लिबर्टी देना चाहते थे।
मतलब यही है ना कि ये की है उनके माइंड तक पहुंचने की, उनके माइंड को जानने की। ओके नाउ अब इस केस में एक बात बोली गई, ठीक है, ये चीजें तो हैं, प्रियम्बल की टू द माइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है, जनरल पर्पस बताते हैं संविधान का, लेकिन ये संविधान का पार्ट नहीं है। ठीक है, बेरूबरी यूनियन केस में इन सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, ठीक है, तो ये बिल्कुल अगेंस्ट था जैसा हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बोला गया था उससे। अब इस मिस्टेक को सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंदा भारती में सुधारा 1973 में। केशवानंदा भारती केस एक केस था, ये एक्चुअली केस आया था जमीन को लेकर, ठीक है, लैंड को लेकर। और लैंड को क्यों, क्योंकि जमींदारी सिस्टम था पहले जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ राज करते थे हम पे। तो जब इंडिया आज़ाद हुआ तो फाइनली जमींदारी सिस्टम को ख़त्म करने की बात की गई और लैंड को डिस्प्यूट करने की बात की गई। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जो बड़े बड़े ज़मींदार थे जिनके पास 500 एकड़ ज़मीन है ना, 1000 एकड़ ज़मीन है, तो वो क्या करते, उनका भाई उनकी ज़मीन जा रही है तो उनको दिक्कत होगी, तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। और उस टाइम पे राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट था। तो फाइनली ये हुआ कि धीरे धीरे ये केसेस कहीं ना कहीं बढ़ते चले गए और उसी केस में 1973 में ही कई जजमेंट आ गए इसमें इस बारे में, और उसी केस में प्रियम्बल के बारे में भी कुछ बातें कही गई। तो प्रियम्बल में जो बात बोली गई कि वो बोला गया कि प्रियम्बल एक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। ओके, तो ये क्या कर रहे हैं, ये बेरूबरी यूनियन केस की गलती को ही सुधार रहे हैं। बेरूबरी यूनियन में इन्होंने बोला कि ये नहीं है पार्ट, इसमें केशवानंद भारती केस में क्या बोल रहे हैं कि ये पार्ट है। ठीक है, चलिए, और इन्होंने बोला कि जो प्रियम्बल है ना वो एक्सट्रीम इम्पोर्टेंस है इसकी, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और कॉन्स्टिट्यूशन को रीड करना चाहिए और इंटरप्रेट करना चाहिए इन द लाइट ऑफ ग्रैंड एंड नोबल विजन एक्सप्रेस्ड इन द प्रियम्बल। जो प्रियम्बल में जो चीज़ें एक्सप्रेस की हैं हमने, उसी के बेसिस पे ही कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना चाहिए। संविधान कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए हम फंडामेंटल राइट की बात करें तो वहाँ पर है राइट टू लाइफ। ठीक है, अब ये राइट टू लाइफ अपने आप में समुद्र है। कैसे, इस राइट टू लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट टू हेल्थ, राइट टू एनवायरनमेंट, राइट अगेंस्ट बारफिटर्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, राइट टू ट्रैवल अब्रॉड। ओके, तो इतनी सारी चीज़ों को ये क्या किया संविधान सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया। मतलब राइट टू लाइफ में क्या क्या आएगा भाई, जीने के अधिकार में क्या क्या आता है, एक अच्छा जीवन जीने के अधिकार में, और क्या क्या आएगा, हेल्थ आएगी, है ना, एनवायरनमेंट आएगा, अब्रॉड में ट्रैवल करना आएगा, ड्रिंकिंग वाटर आएगा, सब बहुत कुछ आ सकता है। ठीक है, तो ये सारा इंटरप्रेट किया गया। तो इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए किसी भी चीज़ को समझना और डिटेल में समझना कि उसमें हो क्या क्या सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को जब इंटरप्रेट करने की बात आए तो हमें प्रियम्बल का सहारा लेना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंदा भारती केस में बोला। ठीक है, चलिए, अब LIC केस ऑफ इंडिया 1995 में हुआ। इसमें फिर से सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कही और इसी पे जोर दिया कि दैट प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल जो है वो संविधान का एक इंटीग्रल पार्ट है। इंटीग्रल पार्ट कहने का मतलब है कि इसे संविधान से अलग नहीं किया जा सकता है। ओके, चलिए, अब ये हमने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो हमारा प्रियम्बल था वो बिल्कुल वैसे ही इनैक्ट किया गया जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बाकी का कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट किया गया था, है ना। बट ये जो प्रियम्बल है वो सबसे लास्ट में लाया गया। और क्यों लाया गया हमने बताया, ठीक है, क्योंकि ये एक समरी था तो उसको लास्ट में ही लाना पड़ता, सिंपल सी बात है ना। और चलिए, अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, द रीजन फॉर इंसर्टिंग द प्रियम्बल एट द एंड वाज टू इंश्योर दैट इट वाज इन कन्फॉर्मिटी विद द कॉन्स्टिट्यूशन एज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, है ना, कि मतलब चीज़ें मैच करनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि प्रियम्बल में कुछ और हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ और गिवन है। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को जब हमने पूरा बना लिया तो हमने उसको समराइज किया और हमने वो प्रियम्बल में डाल दिया, तो कन्फॉर्मिटी मेंटेन्ड है। ठीक है, चलिए, नाउ अब प्रियम्बल जो है वो एक मोशन आया था, हमने ये भी आपको बता दिया कि एक मोशन आया था कि ये पार्ट है कि नहीं है। तो फाइनली वो मोशन पास हो गया, अडॉप्ट कर लिया गया, तो ये बोल दिया गया कि हाँ ये पार्ट है संविधान का। ओके, नाउ अब क्या है, करंट ओपिनियन जो सुप्रीम कोर्ट का है वो भी यही है कि प्रियम्बल पार्ट है संविधान का। हमने देखा है LIC के केस में, है ना, केशवानंदा भारती के केस में भी यही हुआ था।
इज इन कॉन्सोनेंस विद द ओपिनियन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और यही फाउंडिंग फादर्स भी चाहते थे। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि प्रियम्बल जो है पार्ट है, ठीक है। फाउंडिंग फादर्स भी हमारे यही बोलते थे कि प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ओके। अब देखो यहाँ पर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्री में क्वेश्चन बन सकता है। ये दोनों स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? पहला तो ये दैट प्रियम्बल इज नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर नॉर अ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट क्या लॉ बना रही है, कैसे लॉज बना सकती है, उसके लिए ना तो ये सोर्स का काम करेगा। ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट प्रियम्बल पावर दे रहा है पार्लियामेंट को, हाँ कि आप ऐसे लॉज बना लो, नहीं। प्रियम्बल ना तो आपको पावर देता है, ना तो सोर्स ऑफ द अथॉरिटी है, ना तो आपको वो प्रोहिबिट करेगा किसी भी लॉ को बनाने के लिए, ठीक है। लेजिस्लेचर पे ना तो वो प्रोहिबिशन का काम करता है और ना ही वो सोर्स है पावर का, ओके। सेकेंड यहाँ पे है दैट इट इज नॉन जस्टिसेबल, दैट इज प्रोविजंस आर नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट्स। नॉट जस्टिसेबल का क्या मतलब है कि अगर प्रियम्बल में कही हुई बात, कोई भी बात अगर नहीं फॉलो हो रही, उसका मतलब ये नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, आपको जस्टिस नहीं मिलने वाली उससे, ठीक है। प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल में फिलॉसफी की बात की गई है और फिलॉसफी इन्फोर्सेबल नहीं होती, ठीक है। वहां बात की गई है कि आप ये कर सकते हो, इंडिया में ऐसा होना चाहिए, है ना, लिबर्टी मिलनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, ठीक है। अब फ्रेटर्निटी नहीं है तो उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते कि नहीं इसमें तो बोला था, क्यों नहीं है, है ना। मोहल्ले में अगर 4 धर्म के लोग हैं तो चारों लड़ते रहते हैं, तो फ्रेटर्निटी कहाँ से हुई? इसका मतलब ये तो नहीं कि आप सुप्रीम कोर्ट जाके बोल दो कि संविधान में ऐसा क्यों लिखा, हटाओ इसको यहाँ से, आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं है, ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है, ये प्रियम्बल है। फंडामेंटल राइट्स में ऐसा है, आपके पास अधिकार है कि अगर फंडामेंटल राइट्स आपके वायलेट हो रहे हैं तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो या आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हो, बट प्रियम्बल में ऐसा नहीं, ओके। तो ये नॉन जस्टिसेबल है या नॉट इन्फोर्सेबल है, ठीक है। चलिए, अब अगर हम अमेंडेबिलिटी की बात करें प्रियम्बल की, तो क्या ये अमेंडेबल है? क्या इसे हम अमेंड कर सकते हैं? अब एक बात बताइए, 1995 में हमने LIC के केस में देखा कि प्रियम्बल जो है वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। अब अगर प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकते हैं, तो क्या प्रियम्बल भी अमेंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये अभी की करंट सिचुएशन है, लेकिन इससे पहले क्या था? बैरोबेरी यूनियन केस 1960 में क्या बोला गया कि नहीं कर सकते। ऐसा उन्होंने इस टाइम क्यों बोला था? क्योंकि यही टाइम था जब क्या बोला गया था कि प्रियम्बल जो है वो संविधान का पार्ट ही नहीं है। अब जब प्रियम्बल संविधान का पार्ट ही नहीं माना जाएगा तो उसे अमेंड करने को कैसे राजी हो जाएंगे, है ना, वो भी नहीं कर सकते। तो उस टाइम पे यही बोला गया था। लेकिन अभी की सिचुएशन क्या है, 1973 की बात करें तब भी यही बोला गया कि प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का और इसीलिए ये अमेंड भी किया जा सकता है। लेकिन हमें एक बात याद रखना जरूरी है और वो क्या है कि इसमें किया गया कोई भी अमेंडमेंट इसके बेसिक स्ट्रक्चर से खिलवाड़ ना करे, बेसिक फीचर से खिलवाड़ ना करे। अब ये बेसिक फीचर क्या है, ठीक है, या बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? देखो होता क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर जैसे हमने बात की प्रियम्बल में सोवरेन की, ठीक है, सोवरेन, या फिर हमने बात की सेकुलर। तो ये जो सेकुलर वर्ड है ना, ये बेसिक फीचर है, ये इंडिया की नींव है, इसको नहीं हिलाइए आप, बाकी आपको जो करना है करिए, है ना। अब जैसे मान लीजिए प्रियम्बल को आप अमेंड करने की कोशिश कर रहे हो, है ना, और अमेंडमेंट में कोई क्या लेकर आ रहा है कि इंडिया जो है वो हिंदू राष्ट्र है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? हिंदू राष्ट्र हो जाएगा इंडिया? सेकुलर क्या है? सेकुलर वर्ड का मतलब है कि हम हर रिलीजन को एक जैसा मान रहे हैं और कोई भी रिलीजन इंडिया का ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। सेकुलर का यही मतलब है। तो क्या आप इसी को बदल लोगे? इसको नहीं बदल सकते ना, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये नींव है संविधान की, ये देश की नींव है और इसको आप नहीं बदल सकते। आप यहाँ इसको हिंदू राष्ट्र नहीं कर सकते, ठीक है। तो प्रियम्बल को आप अमेंड कर सकते हो लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर को टच किए बिना, ओके, ठीक है। तो यहाँ भी वही सारी चीजें बोली गई हैं दैट बेसिक एलिमेंट्स या फंडामेंटल जो फीचर हैं संविधान के जो प्रियम्बल में गिवन है उनको ऑल्टर नहीं किया जा सकता बाय एन अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368, ठीक है, इसके थ्रू भी ऑल्टर नहीं किया जा सकता उसे। अब कोड ये बोलता है दैट एडिफिस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड अपॉन द बेसिक एलिमेंट्स मेंशन्ड इन द प्रियम्बल।
If any of these elements are removed, the structure will not survive and it will not be the same constitution or it cannot maintain its identity. सिंपल सी बात है। देखिए, जो हमारे संविधान में बेसिक फीचर्स हैं, जो बेसिक चीजें हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी की, है ना, सोवरेनिटी की, सेकुलरिज्म की, ठीक है, लिबर्टी की, इक्वालिटी की, ठीक है, या रिपब्लिक की। अब ये सब क्या है, ये चीजें बेसिक हैं बिल्कुल, है ना। डेमोक्रेसी बिल्कुल बेसिक है, सेकुलर बिल्कुल बेसिक है, सोवरेनिटी, लिबर्टी, रिपब्लिक, इक्वालिटी। अब अगर इन्हीं को आप टच कर लोगे, इन्हीं को आप इधर से उधर कर दोगे, तो क्या संविधान हमारा उस तरह का बचेगा जैसा होना चाहिए? क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का सपना पूरा हो पाएगा जैसा वो विजन रखते थे? नहीं ना। तो इसलिए ये जो है ना, ये नींव है, इसको नहीं टच करो, अदरवाइज वो नींव हिल गई तो पूरा घर गिर सकता है, ठीक है। तो अब इसको नहीं टच कर सकते हो, अदरवाइज ये स्ट्रक्चर सरवाइव नहीं करेगा। ये जो संविधान का स्ट्रक्चर है वो सरवाइव ही नहीं कर पाएगा अगर आप इस नींव से खिलवाड़ करोगे तो, ठीक है। तो बेसिक फीचर को नहीं टच करना, ठीक है। तो अमेंडमेंट क्या अभी तक हुआ है? तो हाँ, एक अमेंडमेंट हो चुका है। कौन सा? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। एक अमेंडमेंट हुआ है केवल, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। क्या हुआ इस अमेंडमेंट में? तो इस अमेंडमेंट में 3 वर्ड्स को ऐड किया गया। कौन कौन सा? सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड्स ऐड किए गए, ओके। तो ये आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी था हमारा प्रीएम्बल का। चलिए, अब हम एक काम करते हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार, जो हमने स्टार्टिंग में प्री के क्वेश्चंस हमने देखे थे। अगर उसमें से कोई फंस रहा है तो उसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, प्रीलिम्स के जो हमने क्वेश्चंस पहले आपको दिखाए थे, अब देख लेते हैं कि क्या हर क्वेश्चन का हमें आंसर मिल चुका है इस चैप्टर से। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है इकोनॉमिक जस्टिस। ये इकोनॉमिक जस्टिस जो एक ऑब्जेक्टिव है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है, वो कहाँ दिया हुआ है? इकोनॉमिक जस्टिस की हमने बात कहाँ की है? तो हमने प्रियम्बल में देखा था इकोनॉमिक जस्टिस की, है ना, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल 3 टाइप की जस्टिस की बात की थी। तो वो हमने देखा कि प्रियम्बल में की गई है। तो इसमें क्या होगा? प्रियम्बल एंड फंडामेंटल राइट्स। चलिए, प्रियम्बल में है, फंडामेंटल राइट्स का हमें आइडिया नहीं है। फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, ये तो नहीं होगा, बी नहीं होगा, क्योंकि प्रियम्बल में तो 110% है। प्रियम्बल एंड डीपीएसपी में है, तो प्रियम्बल में है, चलिए ठीक है। डीपीएसपी में है या नहीं है हमें नहीं पता, बट केवल प्रियम्बल में, हाँ, ये भी हो सकता है। तो ए, सी और डी तीनों हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अभी आपने चैप्टर पढ़ा नहीं, आप जब आगे पढ़ोगे तो इकोनॉमिक जस्टिस डीपीएसपी में भी है, आपको वो भी पता चलेगा। और आई थिंक मैंने बीच में चैप्टर में बताया भी है ये प्रियम्बल और डीपीएसपी दोनों में गिवन है इकोनॉमिक जस्टिस, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी, ओके। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट एम्बॉडीड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? प्रियम्बल में इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं गिवन है? लिबर्टी ऑफ थॉट, इकोनॉमिक लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन एंड बिलीफ। तो क्या बात करते हैं हम? किस टाइप की लिबर्टी की बात करते हैं? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, 5 टाइप की लिबर्टी की बात करते हैं। तो कहाँ, वहाँ पे कोई इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं आती, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका, ये नहीं गिवन है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है द माइंड ऑफ मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अभी हमने पढ़ा सिग्निफिकेंस में, हमने देखा, उसमें देखा पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसमें अभी हमने देखा कि जो प्रियम्बल है वो क्या बताता है? वो माइंड ऑफ द मेकर्स की तरफ इशारा करता है ना, वो रिफ्लेक्ट करता है माइंड को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के माइंड को, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? द प्रियम्बल, ओके। चलिए, 4th क्वेश्चन है वन ऑफ द इम्प्लीकेशंस ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटी इज द एब्सेंस ऑफ। सोसाइटी में कौन सी चीज़ एब्सेंट हो तो हमें पता चलेगा कि सोसाइटी में इक्वालिटी है। तो किस चीज़ की एब्सेंस की ज़रूरत है हमें? तो वो है प्रिविलेजेस। अगर आप चाहते हो कि सोसाइटी में इक्वालिटी बनी रहे तो हमें क्या एब्सेंट करना होगा? हमें किस चीज़ को नहीं रखना होगा सोसाइटी में? तो वो है स्पेशल राइट्स। किसी को प्रिविलेज मत दीजिए, किसी को स्पेशल राइट्स मत दीजिए, तभी तो पता चलेगा ना कि सोसाइटी में क्या है? इक्वालिटी है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए, व्हाट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट रिलेशन बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी? नियम, कानून और लिबर्टी, इसमें क्या सबसे एप्रोप्रिएट रिलेशनशिप है? तो देख लेते हैं इसको। इफ देयर आर मोर लॉज देयर इज लेस लिबर्टी। अगर बहुत सारे लॉज बने हुए हैं तो क्या लिबर्टी कम हो जाएगी? इंडिया में लॉज की कमी है क्या? नहीं। तो क्या लिबर्टी कम हो रही है सबकी? नहीं कम हो रही है। तो ये कोई मतलब नहीं बनता इसका।
इफ देयर आर नो लॉज देयर इज नो लिबर्टी। चलिए सोच कर देखते हैं। मान लीजिए तो आपकी सोसाइटी है, कोई लॉ नहीं है सोसाइटी में, कोई किसी लॉ के थ्रू कोई रेगुलेट नहीं हो रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई डाका डाल रहा है, किसी को मार रहा है, फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ना तो कोई पुलिस आएगी ना किसी को पकड़ कर ले जाएगी, कुछ नहीं होगा, कोई लॉ नहीं है सोसाइटी में, तो क्या फ्रीडम बनी नहीं सबकी? नहीं बनी है ना। जिसके पास हथियार है वो मजबूत है, जिसके पास नहीं वो डरा हुआ है। किसकी फ्रीडम मेंटेन है? किसी की नहीं। सोसाइटी में हमेशा हड़कंप मचा रहेगा। ठीक है, तो अगर कोई लॉ होगा ही नहीं तो क्या लिबर्टी बचेगी? नहीं बचेगी, नहीं बच सकती है। लिबर्टी को सेफ रखने के लिए लॉज का होना जरूरी है। ठीक है, तो ये सही बैठ रहा है। चलिए और भी देख लेते हैं। इफ देयर इज लिबर्टी देयर लॉज हैव टू बी मेड बाय द पीपल। ऐसा है क्या? इंडिया में लिबर्टी है तो क्या लॉज पीपल बना रहे हैं? नहीं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव बना रहे हैं, तो ऐसा कंपल्सन तो नहीं है। इफ लॉज आर चेंज टू ऑफन लिबर्टी इज इन डेंजर। अगर लॉज बहुत जल्दी जल्दी बदल रहे हैं ना, कभी आज ये रखा तो कल ये रखा तो परसों ये रखा, तो लिबर्टी हमारी खतरे में आ जाएगी। ठीक है, हो सकता है बट इतना भी नहीं है। ठीक है, तो ये उतना फिट नहीं बैठेगा जितना ये बैठे, है ना। तो आंसर हमारा क्या होगा? सेकेंड होगा, ये बी मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वर एडेड टू द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट में हमने देखा क्या क्या ऐड किया गया था? SSI, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या इंटीग्रिटी है नहीं, सोशलिस्ट और सेकुलर है, तो क्या हो जाएगा? सेकंड एंड थर्ड ओनली, सी हो जाएगा आपका आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सेप्ट एज द मोस्ट एप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी। मोस्ट एप्रोप्रिएट डेफिनेशन क्या है लिबर्टी की? प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टायरनी ऑफ पॉलिटिकल रूलर्स, absence of restraints, opportunity to do whatever one likes, opportunity to develop oneself fully। हमने ये वाला देखा था, हमने पढ़ा था कि आपको कुछ भी करने की छूट को लिबर्टी नहीं कहते, है ना। ये नहीं कि कुछ भी कर लोगे, ये तो नहीं होगा। ठीक, और प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टायरनी ऑफ पॉलिटिकल रूलर्स, क्या लिबर्टी का बस इतना मतलब है कि जो पॉलिटिकल रूलर्स हैं उनसे हमें प्रोटेक्शन मिले, सिर्फ इसी को लिबर्टी कहते हैं? ये भी नहीं होगा। ठीक है, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स, रिस्ट्रेंट्स का ना होना लिबर्टी कहलाता है? बिल्कुल कहलाता है, लेकिन उसके साथ साथ हमने एक चीज और देखी थी, क्या कि अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करना। ठीक है, केवल एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स लिबर्टी नहीं कहलाता है, तो ये चीज तो यहाँ मिसिंग है, तो ये मोस्ट एप्रोप्रिएट तो नहीं हो सकता। फोर्थ वाला देख लेते हैं, अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुल्ली, ये हो सकता है। कैसे? क्यों? क्योंकि लिबर्टी का मतलब ही क्या है? फ्रीडम का क्या मतलब है कि एक पर्सन खुद को जितना वो कर सकता है, अपने आप को डेवलप, उतना डेवलप कर सके। उसके लिए हो सकता है रिस्ट्रेंट्स की एब्सेंस जरूरी हो, अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड करना पड़े, कुछ भी करना पड़ सकता है, लेकिन वो अपने आप को अगर फुल्ली डेवलप कर लेता है तो हम कह सकते हैं कि वो उसे लिबर्टी मिली हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें है, द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट। पार्ट तो है, चलिए नॉट अ पार्ट, ये तो कट जाएगा ना। पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज द सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट। अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स। नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट। ठीक है, संविधान का पार्ट तो है प्रीएम्बल, ठीक है, प्रीएम्बल संविधान का पार्ट है, लेकिन क्या लीगल इफेक्ट है उसका? तो इंडिपेंडेंटली नहीं है। अगर आप केवल प्रीएम्बल को उठाओ और बोलो कि यहाँ लिबर्टी लिखा हुआ है, हमें लिबर्टी मिलना चाहिए, हमने अभी देखा कि ना कि नॉन जस्टिसएबल है, केवल प्रीएम्बल को लेके हम कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम किसी दूसरी चीज को, हमारे संविधान में जो दूसरे प्रोविजंस गिवन हैं उसको हम इंटरप्रेट कर सकते हैं प्रीएम्बल की हेल्प से। तो हम ये बोल सकते हैं दैट इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स। हाँ, अगर हम दूसरे पार्ट्स की बात करें तो हम इंटरप्रेट करते हैं प्रीएम्बल की हेल्प से, बट इंडिपेंडेंटली अगर हम अदर पार्ट्स की ना बात करें तो इसको, ये केवल इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होगा प्रीएम्बल। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहे हैं, वन कॉमन एग्रीमेंट बिटवीन गांधीज्म एंड मार्क्सिज्म। गांधीज्म और मार्क्सिज्म को हमने देखा था, इसमें हमने क्या देखा था कि ये इनका गोल एक है, और वो गोल क्या है? क्लासलेस सोसाइटी बनाना या स्टेटलेस सोसाइटी बनाना। हमने बोला था ना कि हर तबके का इंसान जो है वो अपॉर्चुनिटी मिल सके, उसको चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट की जा सके। ठीक है, तो एक
ऐसी सोसाइटी बनाना जो स्टेटलेस हो, है ना। मतलब ये नहीं कि अमीर इंसान गरीबों पे रूल कर रहा है, फिर गरीब दबा जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक स्टेटलेस सोसाइटी। ओके, तो ये फाइनल गोल था गांधीज्म एंड मार्क्सिज्म का। क्लास स्ट्रगल ऐसा कुछ नहीं था, अबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी भी नहीं था, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म भी नहीं था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 सेंटेंस बेस्ड था। इसमें से पहला सेंटेंस दिया हुआ है कि दैट कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर एवरी ईयर टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज अमंग सिटीजन्स। हाँ, हमें पता है कि 26 नवंबर को मनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन डे। क्यों? क्योंकि उस दिन हमने अपना संविधान अडॉप्ट किया था, है ना। और ये हम इसलिए मनाते हैं ताकि हम अपने सिटीजन्स के बीच में हम जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं उनको प्रमोट कर सकें। ठीक है, चलिए पहला स्टेटमेंट तो ठीक है। सेकेंड है 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ने क्या किया था, ड्राफ्टिंग कमेटी को सेटअप किया था। इसके चेयरमैनशिप में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की चेयरमैनशिप में। और उन्होंने ऐसा क्यों किया था, ताकि ये ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप हो सके। तो क्या ऐसा था? नहीं, ऐसा तो नहीं था, है ना। 26 नवंबर 1949 को हम एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाने के लिए थोड़ी ना जानते हैं। हम क्यों जानते हैं इसको? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, इस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था और हमने उसे अडॉप्ट कर लिया था। ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट तो गलत हो गया, है ना। पहला सही है बट सेकेंड गलत है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ठीक है, चलिए अब आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे आई थिंक। मुझे नहीं लगता कि कोई भी मैंने क्लास में कोई भी क्वेश्चन छोड़ा है। ठीक है, तो आप एक बार देख लीजिएगा। ओके, तो अब यहाँ से हमारा प्रीएम्बल चैप्टर फिनिश होता है। हमने क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए हैं। प्री के मेंस का हमने पहले ही बता दिया था कि कहाँ कहाँ से चीज़ें पूछी जा रही हैं, उसको हमने अच्छे से एलैबोरेट कर दिया। ओके, चलिए, थैंक यू।